प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मनके और अस्थियां, उसके बारे में काफी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बाद जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें सेकंड चैप्टर के और थर्ड चैप्टर इस तरह से पूरा वन शॉट वीडियो चलते रहेंगे, जो कि काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसका अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, आपको नोट्स वहां पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों और पूरा हड़प्पा सभ्यता को काफी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने समझ लिया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझा दिया कि क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में काफी विस्तार से हम आप लोग को समझाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने क्या क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली बात, यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मैं आपको आम चाल की भाषा में यहाँ पे समझा दूं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिससे आप ईंट मनके और अस्थियां भी कहिएगा। ईंट मनके और अस्थियां, ईंट मनके और अस्थियां कहेंगे आप, जिसे ईंट और मनके और अस्थियां कहेंगे। ईंट, ठीक है, ईंट मनके अस्थियां, अस्थियां कहेंगे। ठीक है, अब सुनना है ध्यान से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक। देखिए ईंट क्या होता है आप लोग जानते हो, मिट्टी को एक पका करके एक ढांचा में दे दीजिए, एक शेप दे दीजिए, तुम्हें ईंट हो जाएगा। ईंट इस तरह के होते हैं, आप नॉर्मल तौर पे सब लोग समझते हैं, जैसे इनमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और वहीं पे हम लोग बात कर ले मनके क्या होता है, जैसे मोतिया, जैसे महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, यहाँ पे कुछ भी पहनते हैं। ठीक है, ब्रेसलेट या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसमें जो भी हम लोग मोतियों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को मनका कहा जाएगा। और अस्थियां मतलब हड्डियां। तो इन सारे चीजों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या है। परिचय मतलब इसका बेसिक जानकारी समझेंगे हम लोग, है ना। इसका खोज कैसे हुआ, इसका खोज की कहानी क्या है, कैसे खोज हुई इस हड़प्पा सभ्यता की। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। इसका भौगोलिक विस्तार ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कितना क्षेत्रफल था इसका, कितना इसका चौड़ाई था, लंबाई था, है ना। एंड इसके चारों दिशाओं के अंतिम बिंदु क्या थे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट आपके। एंड इसके बाद से बात करें इसके प्रमुख स्थलों के बारे में, जैसे 4-5 प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एग्जाम में क्लास 12 में डायरेक्ट आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नगर योजना के बारे में इसके। ठीक है, हो सकता है कि ये ऑर्डर पहले आगे पीछे आ सकता है, लेकिन आपके बारे में सबके बारे में मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। उनके जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि वो लोग अपने जीवन जीने के लिए किस तरीके से जीवन जीते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, क्या ज्यादा अमीर थे या गरीब थे, या कैसे लोग थे, वो उनके बारे में बात करेंगे, है ना। एंड धर्म और संस्कृति, क्या यहाँ पे धर्म के प्रमाण पाए गए हैं, और इनकी संस्कृति क्या थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, है ना। इसके बाद इसके पतन के कारण को हम लोग जानेंगे, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में हम लोग जान सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं आपके, है ना। और लास्ट में इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव अगर इस वीडियो में संभव रहा तो हम लोग कर लेंगे, वरना दूसरे वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे या सब्जेक्टिव भी। ठीक है, लेकिन हम सोचें कि पहले आपको वन शॉट प्रोवाइड करा देते हैं 15 चैप्टर का टोटल, है ना। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस से कराएंगे। जब एग्जाम का समय आएगा आपका लगभग फरवरी में, तो उससे पहले हम लोग 2-3 महीना पहले, अक्टूबर नवंबर के बाद, ठीक है, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको बेहतर तरीके से करवा देंगे और आपको पूरा अच्छे से याद करवा देंगे। ठीक है, तो ये आप चित्र को देख के समझ गए होंगे, हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता नाम या हड़प्पा संस्कृति, अंतर क्या है इन सब में। तो कुछ बातों को हम लोग समझते हैं यहाँ पे बेसिक तौर पे। देखिए एक होता है सभ्यता, एक होता है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में बहुत अंतर है, बस थोड़ा अंतर जो हमें समझना है वो समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो अंतर है हड़प्पा सभ्यता में, जो समझिए पहली बात, आप सभ्यता के बारे में समझिएगा कि सभ्यता क्या होता है। सर टॉपिक का तो नाम सभ्यता आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या है, जगह का नाम है बच्चों। सभ्यता क्या है तो वही जानने जा रहे हैं, और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। देखिए जो सभ्यता होता है ना, सभ्यता वो बाहरी चीजों को दिखाता है। ठीक है, जैसे बाहरी चीजों को क्या अभी मैं समझाऊंगा आपको आमचल की भाषा में। एंड इसमें रहन सहन के तरीके, भोजन, घर, कपड़े, साधन, तकनीक और व्यवसाय का पता चलता है, या व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, और ये भौतिक प्रकृति को दर्शाता है, यानी आपकी बाहर की चीजों को दर्शाता है ये। ठीक है, जैसे पक्के मकान,
पक्के मकानों को अगर आप देखेंगे तो उससे आपको बहुत सारे विचारों को पता चलेंगे कि पक्के मकान देखने को पता चलेगा वहां के लोग कैसे थे, गरीब थे, अमीर थे, या बहुत बेहतर अगर माहौल देख लेते तो आपको पता चलेगा कि उस समय के समाज कैसे थे, है ना। एंड वहां की नालियों के बारे में आप समझ सकते हो, नालियां देखिएगा तो नालियों को देखने से कई बार पता चल जाता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, ठीक है। और सड़कों को देखने के बाद भी पता चल सकता है यहाँ पे कि सड़कें की व्यवस्थाएं क्या थी, क्या काम में आ सकता था, क्या सड़कें पे उस समय के लोग क्या इस्तेमाल करते, कौन से वाहन का इस्तेमाल करते, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात में लास्ट में हम वाहन के देखेंगे। यहाँ पे लोग बैलगाड़ी को भी चलाया करते थे, जो कि जानकारी के अनुसार मिला है, मिट्टी का एक बैलगाड़ी प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका सभ्यता। सभ्यता जैसे आपको बाहर की चीज़ों को दर्शाता है, आप नॉर्मल तौर पर समझिए। जैसे आप मैं कहूँ ये बोतल है मेरे पास, तो ये बाहर की चीज़ों को दर्शा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। तो जो बाहर की चीजों को दिखाता है वो सभ्यता हो जाएगा, आंतरिक चीजों को जो दिखाता है यानी अंदर की चीजों को वो संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगर आगे बढ़ते हैं, अब इसके अगर समझने गए तो आप लोग, ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। संस्कृति, संस्कृति जो होता है आंतरिक चीजों को दिखाता है, आंतरिक शैली होता है ये, ठीक है। इसमें विचार आते हैं, आपके विश्वास, विचार जैसे हम क्या सोच रहे हैं ये मेरी संस्कृति है, ठीक है। एंड मेरी विश्वास, रीति रिवाज, भाषा, कला, धर्म और परंपराएं, ये सारे हमारी संस्कृति है। जैसे हम कह रहे हैं बिहारी संस्कृति, है ना, पंजाबी संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, सनातनी संस्कृति, बौद्धिस्ट संस्कृति। तो इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति के नाम ले रहा हूं तो आपको वहां से जानकारियां मिल जाएंगी कि संस्कृति की बात हो रही है हमसे, ठीक है। एंड इसके बाद बात करते हैं, इसमें मानसिक और आध्यात्मिक चीजों को भी बताया जाता है या दर्शाता है ये, बस आपको इतना समझना है। पूजा पाठ हो गया, है ना, त्योहार हो गए, आपके संगीत हो गए, नृत्य हो गए, और आपके साहित्य, ये सारे चीजें आपको दिखाते हैं किसको, संस्कृति को दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कुछ फोटो लिया गया है, ये गीजा का पिरामिड का फोटो है ना, जो कि मिस्र की सभ्यता की एक थी। एंड वहीं पे और भी चीजों का फोटो यहाँ पे लिया गया, जैसे कुछ और सभ्यताओं का भी फोटो यहाँ पे आपके सामने लिया गया है, ताकि आप समझ सके सभ्यताएं जो होती है बाहरी चीजों को दिखाता है। एंड इसके बाद बच्चों बात करें हम लोग साहित्य संस्कृति में, तो जैसे इंडिया का, जैसे यहाँ पे देखिए मस्जिद को दिखाया गया, मस्जिद को यहाँ पे और भी चीजों को दिखाया, जैसे गौतम बुद्ध को दिखाया गया है ना, और भी जैसे चीजों को दिखाया गया यहाँ पे, और भी त्योहारों के बारे में बताया गया है। और भारत के जैसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। अगर हम कह रहे हैं पाकिस्तान की संस्कृति, यानी वहां के देश की चीजों के बारे में दिखाएगा वो, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया जी भाई स्लाइड, हाँ, ये हड़प्पा की खोज की कहानी, कि हड़प्पा का खोज कैसे हुआ, क्या है इसकी कहानी खोज की, जिसके बारे में हम लोग काफी विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो हड़प्पा की खोज की कहानी ऐसी है कि एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कौन, चार्ल्स मैसन। क्या नाम था, चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन नामक अधिकारी, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, जो कि घूमने के लिए चले थे, ठीक है, पंजाब के तरफ हमारे। तो वहां पे हड़प्पा के टीलों का सबसे पहले उन्होंने देखा और सबसे पहले जानकारी दिया हड़प्पा टीले का। खोज नहीं हुआ अभी, ध्यान देना है, बस वो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे हो सकता है कि पहले सभ्यता हो सकती है, यहाँ पे लोग रहा करते हो, उन्होंने बस जानकारी दिया। अब इसके बारे में फिर आगे जब बात बढ़ी, 1856 की बात आई, जब भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ, तो 56 में जब लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन नामक दो अंग्रेज अधिकारियों ने वहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त की, ठीक है, और वहां के कुछ वस्तुओं का मतलब पत्थरें प्राप्त की, कुछ भी वस्तुएं प्राप्त की, तो रेलवे की जो पटरियां बिछाई थी उनमें इस्तेमाल कर लिया। फिर ये बात पता चलती है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को, तो वो भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करेंगे, ठीक है, जो कि 1861 में किया गया। और ये पहले डायरेक्टर जनरल थे या भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग के जो पिता कहलाते हैं बच्चों, आपको अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। फिर कनिंघम साहब ने इसका दौरा किया, खोजा, तलाशा। 1875 में इन्हें यहां से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, यहाँ की ईंटें मिली सबसे पहले। इन ईंटों का उन्होंने लंबाई, चौड़ाई क्या बताया और ऊंचाई क्या बताया। एग्जाम्पल 4, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, तो ईंटों का लंबाई इन्होंने बताया 4, मोटाई जो होता है इसे जिसे आप चौड़ाई भी कह सकते हो 2 बताया, और ऊंचाई जो बताया 1 बताया। ये अनुपात उन्होंने बताया, तो इसे एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, जिससे मैंने आपको यहां पे बता भी दिया है। एंड इसके बाद से 1912 में एक इतिहासकार कह सकते हो जेट फ्लिट नामक आए, उन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ लेख लिखा, लेकिन इस लेख के बारे में कोई समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। तब हमारे यहाँ पे दयाराम साहनी और जॉन मार्शल का नेतृत्व चलेगा, तो उनके दौर में इसका खोज किया जाएगा बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रावी नदी के तट पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नाम दिया गया या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, और बच्चों याद रखना है इसके बाद से मोहनजोदड़ो का खोज किया जाएगा। तो यहाँ पे एक इतिहासकार आएंगे हमारे अंग्रेज अधिकारी के तौर पे हमारे देश में। वो क्या करते हैं, ध्यान देना है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बताते हैं कि देखिए जैसे ये मोहनजोदड़ो है बच्चों, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो है और प्लस में यहाँ पे हड़प्पा है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास है। 670 किलोमीटर की दूरी बताया जाता है या इसके आसपास की दूरियां हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने बताया कि ये जो दोनों है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक दूसरे का विशाल साम्राज्य की राजधानी है या किसी और विशाल साम्राज्य की राजधानी है। तो हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किसने जुड़वा राजधानी बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो याद रखना है पिगट महोत्य ने बताया था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे जॉन मार्शल चार्ल्स मैसन साहब हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों। अब हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, इसके समकालीन 4 सभ्यताएं थी विश्व में, यानी 4 दोस्त जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। अगर ये एक साथ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12th सब लोग आसपास पास करेंगे। किसी का विवाह पहले होगा, किसी का बाद में होगा। तो हम कह सकते हैं सबका विवाह समकालीन है या एक दूसरे के समकालीन थे, क्लासमेट थे। वैसे ही बच्चों ये चारों सभ्यताएं दुनिया की जो भी थी ना, प्राचीनतम सभ्यताएं या पुरानी सभ्यताएं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ये एक दूसरे के सब समकालीन थी, यानी एक साथ चल रही थी। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है बच्चों आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद आता है दूसरा नाम हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा आता है मिस्र की सभ्यता और चौथा आता है हमारी चीन की सभ्यता। अगर पूछ दिया जाए दुनिया में कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन थी, दुनिया की सबसे प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन थी, तो मेसोपोटामिया। लेकिन यह पूछ दिया जाए भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता, तो हमें क्या लगाना है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगाना है। हड़प्पा उसमें अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया गांव के जैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था, रूरल एरिया था। जबकि हमारा हड़प्पा सभ्यता जो था सिटी जैसा था, अर्बन एरिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के तौर पे जाना गया है, याद रखना है। और मिस्र की सभ्यता थी जिसे आप आगे बात करेंगे, जिसे फैरो या मम्मी जिसे कहते हो, भूत नहीं देखे हो, उजला उजला कपड़ा पूरा लपेटा रहता है ना। एंड चीन की सभ्यता, ठीक है, ये याद रखना है, जिससे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। इन सभी के बारे में मैंने यहां पे दे दिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रस या यूफ्रेटिस नदी या दजला और फरात के किनारे इराक देश में हुआ था या पनपा था। इसके बाद से हमारा मिस्र की सभ्यता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था, नील नदी या नाइल रिवर के किनारे बसा हुआ था, जो कि इजिप्ट कंट्री, इजिप्ट का ही पूरा नाम जो है बच्चों मिस्र है, आज समय से इजिप्ट कंट्री कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता है, इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे था। एंड बच्चों ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था, 3 इलाकों में था बच्चों। यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं लिखा गया, लेकिन आप लिख लेंगे AF। ठीक है, और चाइना का जो सभ्यता था बच्चों, जिसे चाइनीज सभ्यता भी कहा जाता है, ये कहाँ था हमारा, तो याद रखना बच्चों, क्या था, चाइना में था। और ये पीली नदी के किनारे यानी येलो रिवर के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हो बच्चों ना, ये येलो रिवर का सभ्यता है, या इसी को आप बच्चे कह सकते हो नॉर्मल तौर पे, इसी को आप कह सकते हो बच्चों क्या, इसी को आप कह सकते हो चीन की सभ्यता। ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, एंड ये हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और ये हमारा क्या है, नील नदी की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता और ये चीन की सभ्यता। याद रखना है बच्चों। कुछ यहाँ पे मैंने फोटो लिया, ये आपके किसकी सभ्यता है, ये जो सभ्यता आप देख रहे हो बच्चों, ये है आपका मिस्र की सभ्यता। बस इतना हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता खोज की कहानियां। तो हमने पढ़ लिया, अब उसके स्थलों के बारे में बात करते हैं, किसका खोज कब और किसने किया। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, फटाफट ध्यान देना है आप सभी बच्चों को। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हड़प्पा का खोज बच्चों, आप सभी बच्चों को याद रखना है, 1921 में दयाराम साहनी जी ने पाकिस्तान के मांटीगोमरी जिले में पाया, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने खोज किया, हर साल पूछता है दयाराम साहनी जी ने किसका खोज किया, किस नदी किनारे बसा था हड़प्पा। तो याद रखना है किसने खोज किया बच्चों, हमेशा याद रखना, दयाराम साहनी ने किया हड़प्पा का 1921 में। और पंजाब के जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है, 2 पाकिस्तान, देखो बच्चों पंजाब जो है ना 2 इलाकों में पड़ता है। जब भारत का बंटवारा हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, मैं ही बताऊंगा आपको, तो उस समय बताऊंगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, 1922 में खोज किया गया, दयाराम साहनी जी ने किया। ठीक है, जो कि सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, किधर, पाकिस्तान में, याद रखना है। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे चनहुदड़ो। देखिए सब नहीं पूछता एग्जाम में, हम सबकी बात नहीं करेंगे, आप चाहो तो सब याद कर लेना, लेकिन हम सबके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, चनहुदड़ो का खोज 1921 में NG मजमुद्दार ने किया था।
ठीक है, और यहीं से लिपस्टिक का साक्ष्य या और भी चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। याद रखना है आप सभी को, एनजी मजमूदार ने खोज किया था इसका। इसके बाद रोपड़ का खोज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में पूछता वही हम बात करेंगे। यगदत्त शर्मा, आप वैसे सब पढ़ लीजिएगा, यगदत्त शर्मा ने किया था, जो कि भारत के पंजाब में पड़ता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों राखीगढ़ी का। राखीगढ़ी जो है नहीं ये नहीं पूछता है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बनवावली का। ठीक है, बनवावली जिसका खोज 1973 में रविंद्र बिष्ट ने किया था, हिसार में पड़ता है ये। धौलावीरा की बात कर रहे तो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था इसका खोज। ठीक है, और मात्र एक ऐसा ये कह सकते हो धौलावीर जो नगर था, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में। बाकी जितने भी हड़प्पा के नगर थे ना, अधिकांश 2 भागों में बटे हुए थे, एक निचला नगर या एक दुर्ग कह सकते हो आप। ठीक है, चले इसके बाद बात करते हैं बच्चों लोथल के बारे में। लोथल हर साल का एक क्वेश्चन है VVI आपका 12th का हिस्ट्री का। लोथल जो एक बंदरगाह का जगह का है, जो कि गुजरात में पड़ता है, और ये जो है भोगवा नदी के किनारे था बच्चों, भोगवा नदी किनारे था, याद रखना है आपको। और इसका खोज एस राव ने किया था, अहमदाबाद में है ये, गुजरात में। गुजरात में है बच्चों ये, गुजरात में, भारत के गुजरात राज्य में है ये। ठीक है, इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग रंगपुर का। रंगपुर जो है 1933 में खोज किया गया, माधव स्वरूप वत्स ने किया, और यह हम भी अहमदाबाद गुजरात में है ये, गुजरात में ये। ठीक है, बस हमें इतने ही लोगों का नाम याद करना है। और इसके बाद एक कालीबंगा लास्ट ले लेते हैं, जिसका खोज बच्चों याद रखना है काली चूड़िया, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। और इसका खोज जो किया गया 1953 में अमलानंद घोष जी ने किया था, और यह हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान के। बस आपको ये इतने ही याद रखना है। चलिए देखिए जाए यहाँ पे बच्चों ध्यान से, तो ये रहा रोपड़ आपका, रोपड़ यहाँ पे। इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग हड़प्पा यहाँ पे है ना। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे मोहनजोदड़ो हमारे यहाँ पे है। ठीक है, धौलावीरा हमारा यहाँ पे, और उसके बाद लोथल यहाँ पे है। एंड इतना ही हम लोग जाने, ज्यादा जानना इसमें जरूरी नहीं है बच्चों। राखीगढ़ी यहाँ पे हमारा है ना, और इसमें कुछ था यहाँ पे, बस इतना ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। चनहुद्रो यहाँ पे है। ठीक है, चले इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में बात करते हैं बच्चों। भारतीय पुरातत्व विभाग ये क्या था, क्यों इसका स्थापना किया गया सर, अभी हम लोग इसकी वीडियो में जानेंगे, और यहाँ पे इस टॉपिक में जानेंगे यहाँ पे। चलिए तो ध्यान से बच्चों समझना है आपको, हर एक चीजों को पॉइंट को समझना है, ध्यान दीजिएगा। जो आप बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके लिए हम लोग बात करें बच्चों, ये क्या करता है, देखिए भारत में पुराने चीजों का ये खोज करता है। ठीक है, भारत में किसका खोज करता है, तो पुराने चीजों का ये खोज करता है। और याद रखना है बच्चों यहाँ पे एक बात है, ठीक है, जो पुरातत्व होता है वो पुराने चीजों की जानकारी देता है। जैसे हो जाएगा आपका मिट्टी के बर्तन, किसी का हड्डी का कोई भी चीज, बर्तन वर्तन कुछ भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, उनकी जानकारियां यहाँ पे मिलती है आपकी। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना बच्चों याद रखना 1861 ईस्वी में, उस समय का कोलकाता में बच्चों स्थापना किया गया था। जब उस समय स्थापना किया गया ना, तो ये कोलकाता में किया गया था बच्चों। कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में, कोलकाता में बच्चों ये किया गया था, कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, कहाँ किया गया था, कोलकाता में। लेकिन अभी के समय इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया गया, मैंने आपको उधर भी बताया था। और इसका उद्देश्य था भारत के प्राचीन स्मारकों एवं पूरा अवशेषों का संरक्षण और अध्ययन करना। यानी भारत में जो भी पुराने चीजें हैं, उनके सभ्यताएं हैं, उनको खोज करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और लोगों को इसका ज्ञान देना। ठीक है, प्रमुख कार्य जो था, जैसे क्यों क्या क्या काम किया गया इसके द्वारा, हड़प्पा का खोज किया गया, मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया, अजंता का या एलोरा की गुफाएं के बारे में जानकारी दिया गया, और भी स्थलों का संरक्षण और उसका उत्खनन किया गया। इसका भी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो नई दिल्ली में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरातत्वविद संस्थान है। यानी भारत में जो सबसे बड़ा पुरातत्वविद स्थान है, पुरातत्वविद स्थान मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपके, ठीक है, खुदाई का काम करवाता है और उसके बारे में छपवाता है, जानकारियां देता है, वो आपका कौन है, यही है भारतीय पुरातत्व विभाग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, और ये है बच्चों उसका लोगो। ठीक है, ये उसका लोगो है बच्चों, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो है बच्चों, इसका स्लोगन का जो तात्पर्य होता है, भूतकाल को संरक्षित करना, ताकि आने वाले भविष्य जो है हमारा इतिहास जान सके और पढ़ सके। समझ गए। चलिए अब बच्चों बात कर लेते, यही हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं। ठीक है, जिन्होंने बच्चों आपके भारत के इतिहास को एक नई दिशा दिया, और बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है बच्चों इनका, क्योंकि इन्हीं के योगदान की वजह से भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं यानी पुरातत्व की पढ़ाई हो पाती है। ठीक है, तो इन्हीं का बच्चों जो पहला किताब छापा गया था, द वर्ल्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट, यानी बच्चों विश्व या
भारत के लिए जो पहला पुरातत्वविद के तौर पे जो जाना जाता है वो आपका जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये इन्होंने बुक लिखा था बच्चों, उपिंदर सिंह एक राइटर है, इन्होंने लिखा है ये भारत के तौर पे, ठीक है। ये इनका फोटो है जो आप देख रहे हो। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया, मैं जो कि नोट बता रहा हूं आपको, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसा कह सकते हो टीम था, एक ऐसा संस्थान था जहां से भारत में इतिहास लिखने की कला शुरू हुई, या इतिहास की शुरुआत हुई, इतिहास की खोज की शुरुआत हुई। यहीं पे पुरातत्व चीजों की खोज की शुरुआत की गई, ठीक है। और इसका स्थापना बच्चों कोलकाता में ही किया गया था। कोलकाता में कहाँ किया गया था बच्चों, तो कोलकाता में, कोलकाता में बच्चों, कोलकाता या कलकत्ता कह सकते हो आप, वहां पे इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखना है। और बच्चों याद रखना है भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया कब किया गया था बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कब किया गया था, तो 1861 में। और इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रथम डायरेक्टर या पहले अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते कौन थे, याद रखिएगा बच्चों, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे आगे, यहाँ पे कोई कलर अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। हमारे जॉन मार्शल 1902 में, ठीक है, इसके डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। सभी डायरेक्टरों का वैसे नाम मैं बताऊंगा आपको आगे। एंड हड़प्पा खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि मैंने आपको बता दिया। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखालदास बनर्जी करेंगे, है ना। एंड सिंधु घाटी की सभ्यता की घोषणा जो करेंगे 1924 में जॉन मार्शल करेंगे। याद रखिएगा इस सभ्यता को जो नाम दिया था सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे इसका नाम जो पड़ा था हड़प्पा सभ्यता, वो पहले स्थल की खुदाई की वजह से इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। ओके, चलिए आगे बच्चों बात करते हैं इसके हम लोग। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है, अन्य नाम मतलब जैसे इनके अलग अलग क्या नाम है बच्चे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अलग अलग नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अलग अलग नाम है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम बताते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पहले हम बताए थे टाइम लाइन के बारे में, तो देखिए न्यू एनसीईआरटी जो दिया है 12th क्लास का या और भी, तो उसके अनुसार इसका जो समय बताया गया, ये जो सभ्यता है आज से 2300 साल से लेकर 1700 साल पुरानी है। 2300 साल से लेकर के 1750 साल पुरानी है, ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व है, यानी बीसी का समय बताया जाता है। अब इसका पहला नाम जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल का खोज किया गया, यानी सबसे पहले इसी स्थल का खोज किया गया बच्चों, इसी स्थल का खोज किया गया आपका, ठीक है। इसी स्थल का सबसे पहले इसी स्थल का खोज किया गया था सबसे पहले, ठीक है। इसका ही खोज किया गया, इसका ही खोज किया गया, और इसी के खोज की वजह से बच्चों इस एरिया का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया नाम, तो देखिए बच्चों याद रखिएगा ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना, इसके जितने भी जगह खोजे गए वो सभी एक बड़ी नदी के किनारे फैला हुआ था, बड़े एक नदी तंत्र के किनारे फैला हुआ था। जितने भी सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया वो रावी नदी किनारे था, तो रावी नदी जाकर मिलती थी सिंधु में, ठीक है। उसी तरह आपका और भी नदियां हो गई, वो सारे नदियां जाकर मिलती थी सिंधु में, तो ये माना गया कि ये सिंधु का मैदान है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु के घाटी का सभ्यता। याद रखना है बच्चों, ठीक है। एंड बच्चों पहला बात करते हैं अगला कि ये पहली नगरीय सभ्यता कहा गया इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे शहर या नगर जैसे साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के नगरों का इतना अच्छा ग्रिड पद्धति था, इतना अच्छे तरह से सजाया गया था घरों को, डिजाइन को या वहाँ की व्यवस्था को। नालियों को ढका जाता था, जो कि आज के बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों या पटना जैसे शहर जो भी कह सकते हो जगहों पे इतना अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता है। नालियाँ कि पानी एकदम अच्छे से चले जाते थे, ढक दिए जाते थे नालियाँ, लेकिन आज के समय में देखिए पूरे शहर, सिवान शहर हो गया, पटना शहर हो गया, जो भी शहर कह सकते हो आप नॉर्मल तौर पे, वहाँ पे पानियाँ स्टेशन तक चलक जा रहे हैं पूरा एकदम गंदे तरीके से। आपने पटना में देखा होगा, राजेंद्र नगर में ऐसी घटनाएं हुई थी, ठीक है। एंड बच्चों इसको याद रखना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सभ्यता भी कहा जाता है, या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पहला स्थान जो खोजा गया हड़प्पा और दूसरा खोजा गया मोहनजोदड़ो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। एंड बच्चों इसके बाद बात करें कांस्य युग की सभ्यता, या इसी को बच्चों एक नाम दिया कांसा का सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब क्या है कि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले तांबा में, ठीक है, तांबा नामक धातु में टीन मिलाया और इन दोनों को मिलाने की वजह से, ठीक है, इन दोनों के मिलाने की वजह से जो नया मिश्र धातु बना उसी को नाम बच्चों दिया गया क्या, कांसा नाम दिया गया। क्या दिया गया, कांसा।
कहाँ सा नाम दिया गया, हमें बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल धातु के रूप में, जैसे कुछ गहने के रूप में, कुछ औजार बनाने के रूप में इस्तेमाल करते थे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे कुछ। देखिए यहाँ पे बात है, यहाँ पे आपको समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं सर कार्बन 14 विधि क्या होता है। कार्बन 14 विधि, तो कार्बन 14 विधि के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात कार्बन 14 विधि को जो खोजा गया था सबसे पहली बार, या जिसने बताया था सबसे पहली बार 1946 में। ठीक है, 1946 में बीएफ लिवी द्वारा, ठीक है, बीएफ लिवी द्वारा बताया गया था। ये अमेरिका के एक केमिस्ट्री थे, केमिस्ट यानी रसायन शास्त्र थे। इन्होंने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया था। ये बताया जाता है कि देखिए कार्बन के दो समस्थानिक, कार्बन 12 और कार्बन 14 ऐसा माना जाता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, कार्बन 14 प्राचीन वस्तुओं में पाए जाते हैं ऐसा बताया जाता है। देखिए अगर पत्थर का एज पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और जीव जंतुओं के पुराने समय के लिए जांचने के लिए क्या इसका प्रयोग होता है, कार्बन 14 विधि का। तो तिथि निर्धारण करने के लिए जो वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाया गया है उसे कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु में जितना ही कार्बन की मात्रा कम होगी, यानी कार्बन 14 की मात्रा कम होगी, उसे क्या कहा जाएगा, कार्बन क्या कहा जाएगा, कार्बन 14 विधि कहा जाएगा। यानी कार्बन की मात्रा जितना कम उतना ही वो पुराना वस्तु माना जाएगा। ठीक है, और इस विधि को रेडियोधर्मी प्रक्रिया भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग काफी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए पहली बात यहाँ पे हड़प्पा के प्रमुख स्थलों को हम लोग यहाँ पे देख ले एक बार। ठीक है, तो हड़प्पा का जब खोज हुआ था मैंने आपको भी बताया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोज किया गया इसका। ठीक है, ये है दयाराम साहनी जी जिसका आप फोटो देख रहे हो जिनका। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, ये कहाँ पे खोजा गया था, तो रावी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे खोजा गया था इसको, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। और याद रखना यहाँ हड़प्पा से हमारे बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा से स्त्रियों की लघु मूर्ण मूर्तियां या मृण मूर्तियां, ठीक है, या मूर्ण मूर्तियां, ठीक है, ये पाई गई हैं। यानी यहाँ पे महिलाओं के छोटे छोटे मूर्तियां पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें याद रखना है। स्त्री के मूर्ति जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। एक महिला है जिनके पेट से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जिसे प्रकृति का देवी माना गया है और वहां के लोग उससे पूछते भी थे, ऐसा माना जाता है ना। एंड इसके बाद से यहाँ से ठोस पहिए वाली गाड़ी पाई गई, यानी यहाँ पहिए की गाड़ियां भी पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे RS-37 नाम का यहाँ पे क्या पाया गया, आपका कब्रिस्तान पाया गया है। देखिए यहाँ पे R30S7 जो, या जो भी आप सुन रहे हैं R37, ये जो है एक कब्रिस्तान का नाम है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ये इलाका था ना, सिंधु का जो ये इलाका था या हड़प्पा का जो इलाका था, यहाँ पे आपका 57 जो है क्या मिले थे, डेड बॉडी मिले थे, जिसमें से जो है ध्यान देना है, जो उनका अवशेष होता है ना, स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, जो हड्डियां होता है, वो प्राप्त हुआ था। लेकिन इसमें से 20 जो है ना गल गए थे। ठीक है, तो बचे कितने, 37। इस वजह से इतिहासकारों ने ऐसा माना जाता है कि इसका नाम कोड भाषा के रूप में RS-37 दिया था, या R37 या RS-37। ठीक है, कब्रिस्तान याद रखना है। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ यहाँ से, लकड़ी का हल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, और यहाँ पे लेख भी प्राप्त हुए, लेख युक्त बर्तन, जैसे बर्तन हो गए, उस पर कुछ चीजें बनाए गए हैं। ठीक है, एंड इसके बाद से यहाँ पे मुखेटे प्राप्त हुए, मुखौटा, जैसे राजा का ऐसा मुखौटा होता है। एंड यहाँ पे शंख का बैल पाया गया, जो शंख होते हैं उसके बैल पाए गए हैं। एंड यहाँ तांबे की मोहर, तांबा जो होता है जिसे आप एथी कहते हो, कॉपर कहते हो, उसके मोहर पाए गए यहाँ से। और जौ गेहूं की भूसी पाया गया यहाँ से। ठीक है, मटर एवं तिल, ठीक है, कि खेती के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। और खरगोश के चित्र का भी जानकारी यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए बच्चों, जो कि वहां के लिपि का जानकारी देता है, और वहां के याद रखिएगा मोहरों का जानकारी देता है। इन मोहरों को बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए यहाँ पे जैसे और भी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें दी गई, जिससे आप समझ सकते हो आसान शब्दों में। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान देना है, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया जाए बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया 1922 में, तो आप फोटो देख के पहचान ही रहोगे कौन किया था, राखलदास बनर्जी जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी जी ने, राखलदास बनर्जी जी, ध्यान दीजिएगा, इसको जो खोजा था, कहाँ पे खोजा था, तो सिंधु नदी के किनारे खोजा था, सिंधु के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे खोजा था। ठीक है, और उसके बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो के कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ तो याद रखेंगे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है ना एक सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है,
तो सिंधी भाषा कहाँ बोला जाता है? पाकिस्तान के कुछ जो सिंधी प्रांत है उधर, जम्मू कश्मीर के इलाकों में कुछ बोले जाते हैं। तो जिसका अर्थ क्या होता है? सिंध मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और याद रखिएगा बच्चों, मृतकों का टीला मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मरे हुए लोगों का अवशेष पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। एंड बच्चों इसको एक और नाम दिया जाता है सिंह का बाग, यानी सिंध का बाग। यहाँ पे लोग बच्चों माना जाता है कि हमेशा ज्यादातर लोग यहीं पे भीड़ लगाते थे बाजार करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो इस तौर पे इसको सिंध का बाग भी कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी, कारण मैंने बताया था जहां भी नदी होगा वहां का पानी अगर बह रहा है बहुत बेहतर है, वहां के मैदानी इलाके बहुत अच्छे होंगे। तो लोग इसको देवी के तौर पे भी मानते थे, किससे? सिंधु को। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं मिली है, जैसे अनेक वस्तुएं मिली, जैसे ध्यान देना है क्या क्या, 1398 मोहरें मिली है यहाँ से, पुजारी के सिर मिला है, पुजारी का सिर। ठीक है, याद रखना है आप सभी बच्चों को। एंड इसके बाद मोम के सांचे, मोम जो होता है जिसे आप मोमबत्ती से, उस तरह के सांचे प्राप्त हुए हमें। कांसे की नर्तकी, कांसा के नर्तकी, नर्तकी नचनिया कह सकते हो, डांस करने वाली महिला कह सकते हो आप। ठीक है, ये कांसा की बनी हुई थी। कांसा का एग्जाम में पूछता है कि कांसा के नर्तकी कहाँ से मिला था या महिला कहाँ से मिली थी ये नग्न अवस्था में, तो ये पाई गई थी आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एंड इसके बाद से सभागार का भी जानकारी मिलता है, सभा के जगार के बारे में यहाँ पे। एंड इसके बाद से बात करें सूती कपड़े, सूती कपड़े का अवशेष यानी कपास का अवशेष भी यहीं से मिला था। कपास का अवशेष, कपास का अवशेष याद रखना है बच्चों, कहाँ से मिले थे आपको? तो यहीं से मिले थे। ठीक है, एंड इसके बाद से बात करते हैं, पानी का जहाज मिला था यहाँ से, पानी का जहाज जैसा बोर्ड कह सकते हो। हाथी का कपाल मिला था, कपाल यानी ये इलाके मिले थे। शिलाजीत मिले थे, शिलाजीत जैसे बहुत सारे पत्थर की चीजें हो गई उसको मिले थे, कह सकते हो आप। गाड़ी के पहिए मिले हैं, मेसोपोटामिया के मुहरे मिले हैं। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख या लेख में भारत को ये सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम दिया गया था, उसे आप बताएंगे आप क्या नाम दिया गया था, तो उससे मैं आगे आपको बताता हूं जरूर। ठीक है, चलिए उसके बाद से दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे आप कह सकते हो पुरोहित राजा भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, हाथी के दांत के तराजू पाए गए, हाथी का जो दांत होता है ना, ये दांत सूंड जो यहाँ पे दांत निकले होते हैं उसके तराजू बनाए गए थे। एंड इसके बाद से पशुपति की मुद्रा प्राप्त हुई। पशुपति समझ रहे हो, भगवान शिव की बात किया जा रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको जितने भी जानकारियां मिल रही होंगी बहुत अच्छे से मिल रही होंगी, आप इसे जरूर लाइक करेंगे। अब आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारे डाउट यहाँ पे जो भी थे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते अगला टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है 3 नंबर चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का नाम बच्चों अगर आपने सुना होगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था 1931 ईस्वी में एनजी मजमूदार ने खोज किया था, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, बार बार मैं वो सब नहीं बताऊंगा। हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ से बात करते हैं। जो चनहुदड़ो हो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ से मनके बनाने का प्रमाण मिलता है। मनका क्या होता है? ये जिसे आप ब्रेसलेट या जो भी कहो, मोतिया कह सकते हो, है ना, जिसका इस्तेमाल किया जाता था। या कारखाना इसका पाया गया है, मोतियों का कारखाना पाया गया, याद रख सकते हो आप। अलंकित हाथी यानी हाथी को सजाने वाला चीजें या हाथी का सजाया हुआ चीजें मिले यहाँ से। पीतल के बतख मिला है, पीतल का बतख समझ रहे हो आप? पीतल का बतख बिल्कुल समझ रहे हो। पीतल भी 2 चीजों से मिलकर बनता है, तांबा प्लस जिंक मिला करके, आई थिंक। ठीक है, सॉरी, तांबा प्लस जिंक से ये। उसके बाद से बात करते हैं लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, जिसे आप लिपस्टिक कह सकते हो, लड़कियां या महिलाएं लगाती हैं बहुत। एंड तराजू के साक्ष्य मिले यहाँ से, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, ये बैलगाड़ी ऐसा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं लोथल के बारे में, जिसका बाबू आपके बारे में बताया गया था। लोथल जो है कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। एक बंदरगाह है, बहुत पॉपुलर है बंदरगाह, ये बंदरगाह है जहाँ पे नाव आकर रुका करती थी। ठीक है, ये नाव आकर, हाँ, क्या कहा जाता था? तो लोथल को बंदरगाह या गोदीवाड़ा या पतन कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे नाव भी बनाए जाते थे, है ना, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से ध्यान देना है बच्चों, ये फारस की मोहरें मिली है। फारस मतलब ईरान इराक के इलाकों का यहाँ पे मोहरें मिली है। एंड धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले। देखिए, जिससे मैं अभी बताया ना कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें जो सिंधु को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा क्या कहा गया बच्चों? मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश, नाविकों का देश कहा गया है। सिंधु को नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आटा पीसने वाली चक्की, इसे अवतल चक्की कहा था। अवतल चक्की, अवतल चक्की, अवतल चक्की मतलब क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना धंसा हुआ था इसका, इसलिए अवतल चक्की नाम दिया गया था। और इसके बारे में जो जानकारी दिए थे ना बच्चों, वो याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैके ने दिया था। अर्नेस्ट मैके ने दिया था, मैके साहब ने, मैके ने दिया था। जहां पे लिखा हुआ है चित्र में आपके, अर्नेस्ट मैके ने इसके बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में बात आगे करते बच्चों, ध्यान देना है यहीं पे। यहाँ पे
हाथी का दांत का पैमाना मिला, यानी हाथी के दांत जो थे तो उससे मापन का क्रिया होता था। या मनकों का कारखाना यहाँ से पाया गया, यहाँ से भी लोथल का भी मनकों का कारखाना पाया गया, लेकिन उतना बेहतर नहीं। जो सबसे बेहतर पाया गया था वो चनहुदड़ों में पाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे बनाए जाते थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बच्चे कुत्ते की मूर्ति पाई गई है, कुत्ते की मूर्तियां भी पाई गई यहाँ से। बकरी की हड्डियां मिली है। 3 युगल सावधान एक गोदी, सुनिए ध्यान से, 3 लोगों का एक साथ अवशेष पाया गया। जैसे यहाँ पे तो एक मुंडी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह एक और मुंडी यहाँ पे होगा जो कि दिख नहीं रहा है। 3 लोग एक साथ मरे हुए पाए गए बच्चों। एंड गोदी का मतलब याद रखना है बच्चों, गोदी मतलब बंदरगाह। ये जो आपको लोथल दिख रहा है यहाँ से प्रमाण मिला है। आशा करूंगा कि हर एक बच्चे को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए अगला 5वां नंबर बच्चों बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में मैंने बताया था बच्चों, काली चुड़िया अर्थ होता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है ये, है ना। यहां से क्या क्या चीजें पाई गई वो बात करेंगे। देखिए रिसर्च जो किया किसने किया, किस वर्ष खोज किया गया, किस नदी किनारे, सब मैंने आपको बता दिया है, उसे आप याद करिएगा। बार बार उसे हम लोग बताएंगे तो समय वेस्ट भी होगा, ठीक है। तो यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। स्वाहा, ठीक है। बेलनकार मुहरे मिलती है, बेलनकार मुहरे मतलब बेलन की आकृति के, ठीक है। एंड इसके बाद अलंकृत फर्श, यानी जो फर्श होते थे नीचे के वो सजाए गए थे, धजाए गए थे, कह सकते हो आप। एंड तांबे के बैल की मूर्ति मिले, तांबा जो होता है ना उसका बैल का मूर्ति प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी चीजों को, लकड़ी की नाली पाई गई है, लकड़ी की नाली समझ रहे हो आप लोग। एंड नकाशीदार ईंटें पाई गई, यहाँ पे ईंटें जो थी ना उस पर डिजाइनिंग बनाया गया था। एंड मस्तिष्क शोध, यानी एक कपमुड़ी था, खोपड़ी था, जिसपे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। यानी कहने का मतलब क्या है, इस समय भी वैज्ञानिक होते थे क्या? हाँ बिल्कुल होते थे उस समय के। अब उस तरह के जैसे आयुर्वेद का जमाना हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बीमारी वाला कपड़ों मैंने बता दिया। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा, हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, यानी हल से, वो मिलते हैं आपके कालीबंगा से ही। और यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से? कहाँ से? कालीबंगा से। एंड ये जो आप फोटो देख रहे हो समझाने के लिए मैंने आपको लिया है, यहाँ का फोटो है, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसा होता था, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। बनवावली की बात करते हैं बच्चों, बनवावली, ठीक है, बनवावली या बनवावली जिसे आप कह सकते हो। इसके बारे में बात करें तो यहां से क्या क्या चीजें पाई गई? चक्राकार अंगूठिया, चक्राकार अंगूठिया मतलब चकोर अंगूठिया पाई गई हैं। नाक एवं कान की बालियां पाई गई, नाक कान की बालियां पाई गई हैं, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए जो बंसी होता है, कांटा होता है, वो यहाँ पे रखा गया था बच्चों, ऐसा जो होता है। एंड मिट्टी के बर्तन के खिलौने पाए गए हैं, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, और वहां पे बहुत सारे खिलौने भी पाए गए हैं, जिसको कि आप दिख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में ध्यान देना है। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करें बच्चों, हम ध्यान से समझेंगे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बातें करते हैं। देखिए विशाल स्नानागार, देखिए, और विशाल अन्नागार और पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए एक था स्नानागार जिसे स्विमिंग पूल कर सकते हो, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। और एक था अनाज का घर, गिनेरी, जिसे आप कह सकते हो अनाज जहां रखा जाता था, ठीक है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा था वो था अन्नागार, याद रखना है आपको। और ये तीनों पशुपति शिव, भगवान शिव जी सब कह रहे हो, ये सारे चीजों का प्रमाण एक ही जगह से मिला, उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कपास का भी प्रमाण मिला है बच्चों, मैंने आपको बताया था कपास का भी प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? कपास का भी, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, लेकिन इन सब में जो बड़ा था वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो सबसे बड़ा स्थल था, या कह सकते हो इमारत के तौर पर, या कह सकते हो प्राचीनतम चीजों का तौर पे, अन्नागार था या विशाल स्नानागार था। तो कौन था? याद रखना है, अन्नागार था बच्चों, अन्नागार था, ठीक है। इसमें 12 मतलब इलाके जगह थे जिसमें रॉ में रखा जाता था अनाजों को सजा सजा करके, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। कालीबंगा और चनहुदड़ो के घरों के कच्चे ईंटों से बनाया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो कालीबंगा जो शहर थे या इलाके कह सकते हो, ठीक है, और कौन सकते चनहुदड़ो, यहाँ के ईंटों को बच्चों याद रखना है आप सभी को, किससे बनाया गया था? तो वो याद रखना किससे? कच्चे ईंटों से बनाया गया था। एंड जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल के घरों को पक्के ईंटों से बनाया गया था। लोथल हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गए, यहाँ के घरों के ईंटों किससे बनाया था? पक्के ईंटों से, ठीक है। हड़प्पा के लगभग नगरों में आवासीय घरों के दरवाजे बड़ी सड़क पर न होकर के गलियों में खुलते थे। कहने का मतलब क्या? हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश घर थे ना, जैसे हमारा घर हो गया, आपका घर हो गया, तो मेन गेट पे नहीं खुलते थे। जैसे मेन जो गेट है ना, वो मेन गेट मेन रोड पे नहीं खुलता था, पीछे के गलियों में खुलता था। इससे क्या हो सकती थी? वो लोग बहुत समझदार थे, हो सकता था दुर्घटना नहीं घटे, एक्सीडेंट नहीं हो, तो इस तरह के विचार वो लोग रखते थे, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी।
जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था, जो कि इराक में बसी हुई थी और दजला और फरात नदी किनारे मतलब ये बसा हुआ था, ठीक है, और एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों मैंने अभी आपको बताया विश्व का दूसरा सभ्यता थी, ठीक है, और ये शहरी सभ्यता थी बच्चों, याद रखना है, सबसे पहले एक शहरी सभ्यता थी। और प्राचीनतम बाबू देखो जैसे पूछे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी विश्व की, तो क्या मेसोपोटामिया। लेकिन ये पूछ दे कि ग्रामीण सभ्यता कौन थी सबसे दुनिया का, तो भी मेसोपोटामिया होगी। लेकिन ये पूछ दे विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता कौन थी या नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु हो जाएगा या हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व का पहला नगरीय क्रांति का भी कहा गया, मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा नगरीय क्रांति में बताऊंगा जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। धार्मिक स्थान के बारे में बात किया बच्चों, तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला है, यहाँ पे केवल मूर्तियां और प्रतीक मिले हैं। मूर्तियां मतलब किसके, यहाँ पे जैसे भगवान की मूर्तियां हो सकती है मिले हैं, मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, कुछ चिन्ह मिले हैं, है ना। और यहाँ का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब क्या होता है, यहाँ का जो समाज था, जैसे यहाँ के जो लोग थे महिलाओं को ज्यादा इज्जत देते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वहाँ के जैसे हमारे समाज में क्या है, अगर हम अपने पापा के घर रह रहे हैं तो हमारे सभी मम्मी या सभी लोगों को हमें पापा के नाम से या दादाजी के नाम से जाएगा। लेकिन हम अपने माँ के घर जाएंगे तो वहाँ पे अपने माँ के नाम से जाएंगे कि ये उनका लड़का है, राधा का लड़का है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ऐसा था, मातृसत्तात्मक समाज यानी महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और यहाँ का समाज बच्चों याद है कुछ वर्गों में बटा हुआ था, कुछ हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे अमीर गरीब कह सकते हो। हम जब पढ़ेंगे हमारे देश में, जब पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही बच्चों वहां पे भी कुछ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे था। जैसे शासक वर्ग था, ठीक है, उसके बाद से था व्यापारी वर्ग, उसके बाद थे कारीगर वर्ग, उसके बाद किसान और मजदूर, यानी सबसे ऊंचे जो थे शासक वर्ग थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद थे बच्चों याद रखिएगा पुजारी वर्ग, पुजारी यानी राजा का ही कह सकते हो आप, और व्यापारी वर्ग, उसके बाद कारीगर, मजदूर, उसके बाद से आम, ठीक है। तो ये आपको फोटो दिया गया था जो कि मैंने आपको समझाया, दयाराम साहनी है, आर डी बनर्जी है, जॉन मार्शल जी हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे फोटो दिए गए हैं जो कि आप समझ सकते हो। यहाँ के चिन्ह के संकेतों को, मटके को, लाल कलर का यहाँ पे मटके पे इस्तेमाल किया गया है डिजाइनिंग के लिए, है ना। देखिए इनका मूछ कितना सुंदर है, दाढ़ी कितना सुंदर है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों, हड़प्पा के नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन यानी हड़प्पा सभ्यता का नगर का प्लानिंग क्या था, टाउन प्लानिंग क्या था, कैसे बनाए गए थे यहाँ के शहरों को, तो कुछ बेसिक तौर पे हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम जो विशेषता थी ये नगर नियोजन ही था या योजना ही था। पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता को नगर कहने का जो तौर था बच्चों, यही कारण है कि इसका टाउन प्लानिंग जो था काफी बेहतर तरीके से बनाया गया था, ठीक है। जो जितने भी घर थे बच्चों याद रखिए ग्रिड पद्धति पे अपनाए गए थे या ग्रिड प्रणाली पे बनाए गए थे। ग्रिड प्रणाली क्या होता है बात करते हैं, ठीक है। जितने भी मेन घर थे, जितने भी बड़े घर थे, उनके जो रोड थे ना, वो मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते थे बल्कि पीछे खुलते थे, अधिकांश से गलियों में खुलते थे, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे। तो आगे बात करें बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति जो है पूरी दुनिया में किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें दो नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे दो इलाके बटे हुए थे। एक था, ध्यान दीजिएगा, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। दुर्ग में कुछ लोग रहते थे और निचला नगर में कुछ लोग रहते थे, लेकिन वो कौन लोग रहते थे आगे हम लोग जानते हैं, ध्यान देना है। एक भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, और याद रखिएगा बच्चों उसे क्या कहा गया, उस भाग को दुर्ग कहा गया। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं आम चाल की भाषा में, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये इलाका मान लेता हूं बच्चे, ठीक है, ये इलाका मान लेता हूं। एक इसमें ये पश्चिम मान लेते हैं, ये पश्चिम हो गया हमारा, डब्ल्यू लिख देता हूं इधर, और ये ईस्ट हो गया। तो ध्यान देना है, तो ये इलाका ऊंचाई पे था और ये इलाका नीचाई पे था, ये नीचे था। इस इलाके को दुर्ग कहा गया और इस इलाके को निचला शहर कहा गया, ठीक है। ये पूरब पश्चिम में था और ये पूरब में था। कौन, दुर्ग जो था, दुर्ग जो बाबू घेरावट था, घेरा हुआ, ये घेरा हुआ इलाका होता था, इसलिए दुर्ग नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये जो बच्चे याद रखना है, जो पश्चिम का इलाका होता था वो दुर्ग होता था, ये ऊंचाई पे हुआ करते थे। ये चित्र को भी मत समझना, मैं चित्र आपको समझाता हूं बाद में। और ये जो पूरब का इलाका था वो क्या था, निचला नगर था। ध्यान देना है, दुर्ग में खास लोग रहते थे, राजा, अमीर लोग रहते थे। तो याद रखना ऊंचे स्थान पे बच्चों, ठीक है, कौन कौन रहता था, ध्यान देना। ऊंचे स्थान पे, यहाँ पे कलर चेंज कर लिया जा वरना सब एक ही लग रहा है। ऊंचे जो स्थान होते थे उसमें क्या होता था, दुर्ग होता था, जो कि पश्चिम दिशा में हुआ करते थे ये, है ना। और यहीं पे सार्वजनिक आपके भवन होते थे, या महास्नानागार होता था, या विशाला स्नानागार होता था, अनाज घर भी यहीं होता था।
और ये माना जाता है कि अमीर वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता था, गरीब वर्ग के लोगों के लिए नहीं, राजा वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए बनाया जाता था, ये याद रखना है। जबकि निचला नगर जो होता था, निचला नगर जो पूरब की तरफ था, उस इलाकों में बच्चों याद रखना है आम जनता को रहने के लिए दिया जाता था मौका, आम जनता यहां रहती थी, है ना। और इसके दरवाजे के जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे बच्चों, याद रखना है। लेकिन एक अपवाद रखना है बच्चों, धौलावीरा जो था ना 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में, निचला नगर, मध्य और दुर्ग, 3 भागों में बटा हुआ था, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अपवाद में जाता है, लगभग सभी नगर, सभी इलाके 2 भागों में बटे हुए थे, 2 हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन ये जो था 3 हिस्सों में बटा हुआ था। मान लो आप आपके गांव में, ठीक है, कुछ लोग अमीर लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग रहते हैं, तो अमीर लोगों के लिए एक अलग एरिया रहेगा, ऊंचाई पे रहेंगे वो लोग, और गरीब लोग नीचे इलाकों में रहेंगे, कबाड़ी इलाकों में रहेंगे। गरीब लोग जानते ही हो कैसे स्थिति में रहेंगे, लेकिन अमीर लोग का एकदम 5 स्टार हॉस्टल रूम होगा, ताजमहल या कह सकते हो राजमहल की तरह घर दिखेगा उनका, गरीब लोग का झोंपड़ी रहेगा, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सड़क के बारे में या सड़क व्यवस्था के बारे में। तो देखिए सड़क व्यवस्था के बारे में जो सबसे बेहतर जो एग्जांपल मिला है मोहनजोदड़ो के बारे में मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें थी बच्चों याद रखना, समतल थी, चौड़ी थी। इन चौड़ी की जो लंबाइयाँ थी बच्चों याद रखना, चौड़ाई की जो लंबाई थी या चौड़ाई का कह सकते हो, जो कह सकते हो दूरी थी 9.1 ठीक है 15 मीटर थी, जो कि बहुत एक लंबा चौड़ा का कह सकते हो इलाका हो सकता है, जैसे आप नॉर्मल तौर पे देख सकते हो, बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, बहुत चौड़ा होता है ये इलाका, ठीक है। एंड बात करें और भी नगरों की जो सड़कें थी वो ज्यादा चौड़ी नहीं हुई करती थी, अधिकांश सड़कों की जो चौड़े मतलब चौड़ाई होती थी सड़कों की वो 2.75 ठीक है या 3.66 ठीक है मीटर तक होती थी। एंड बात इसके करें आगे, जल पद्धति के आधार पर यह नगर नियोजन होने के कारण इसके सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी जाल नहीं जाल पद्धति होगा यहाँ पे, सॉरी जाल पद्धति होगा, ग्रिड पद्धति। कहने का मतलब क्या है, ग्रिड पद्धति क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल तौर पे। यहाँ पे देखा जाए तो एक मेन सड़क ये हो गया, ध्यान देना है बच्चों, ये मेन सड़क हो गया, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ मेन सड़क हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। फिर ये मेन सड़क हो गया, ठीक है, फिर ये मेन सड़क हो गया, ये मेन सड़क हो गया, ये मेन सड़क हो गया, मेन सड़क हो गया। तो ये मेन जो सड़क होते थे बच्चों याद रखिएगा एक दूसरे को लंबे काटते थे ऐसे। देखो ये जो लाइन है आप देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जो लाइन देख रहे हो दूसरे को यहाँ पे काट रही है नदी, मतलब रेखा है, ठीक है, यानी ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और खास बात क्या होता था, ये जो घर होते थे ना बच्चों, ये घर के जो दरवाजे होते थे इधर खुलता था, गली की तरफ खुलता था, मेन रोड पे नहीं खुलता था, ठीक है, ठीक है, याद रख सकते हो आप। गली का जो दरवाजा या जो भी घर होते थे उसका दरवाजा बाबू घर के पीछे खोलते थे, ये आपको याद रखना है। यही समझाने का यही जो प्रक्रिया ग्रिड पद्धति कहलाता है। ये कह सकते हो जाल का जैसा था व्यवस्था, या आप कह सकते हो इसी को ग्रिड पद्धति कहा गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि सड़कें जो होती थी मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन सफाई बहुत अच्छा माना जाता था। आज का ये जो समाज आप देख रहे हो आधुनिक समाज, इसमें बड़े बड़े शहरों में ऐसा आपको नहीं मिलेगा व्यवस्था। वहां के सड़क बिल्कुल साफ होते थे, वहां की सड़कें मिट्टी की ही बनी होती थी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन साफ होती थी, बराबर होती थी, ठीक है। चलिए आशा करूंगा कि आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। उस समय के ये जो देख रहे हो ना आप, गली के इलाके हैं उस समय के हड़प्पा के, और नालियों के ऊपर ढके हैं, देखिए हर चीज ढका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए अब बात करते हैं जल निकासी प्रणाली के बारे में। जल निकासी प्रणाली आप समझ रहे हो, जल निकासी प्रणाली मतलब यहाँ के जो लोग थे जल निकालने के लिए क्या तरीका अपनाए थे, क्या तरीके अपनाए थे जल निकालने के लिए। तो बात करें मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के बारे में, एक प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है, जल निकासी प्रणाली भी है। यहाँ के लोग क्या करते थे, घर से या कहीं भी चीजों से, अपने स्नान घर से पानी निकालते थे, और छोटे छोटे नालियां जाकर के मेन नालियों में मिलती थी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो के प्रमुख विशेषता है कि ये भी है कि बच्चों यहाँ का जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफी अलग थी, ठीक है। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, यानी सभी घरों में एक अपना अपना लोगों का एक कुआं होता था, स्नानागार होता था, यानी कह सकते हो नहान घर होता था, ठीक है। और भवन के कमरों में रसोई होता था, स्नानागार होता था, शौचालय होता था आदि, सभी का पानी भवन के छोटी छोटी नालियां से निकल करके, ठीक है, मेन नाली तक जाता था। मेन नाली जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ये घर हो गया बच्चों, ठीक है, ये घर हो गया, 3 घरों से जो नालियां निकलेंगी
वो नालियों का पानी वो मेन नाली में जाएगा यहाँ से, और इन नालियों के ऊपर ढका जाता, सिलाप रखा जाता था, पत्थर रखा जाता था ढकने के लिए, ताकि वो गंदा नहीं हो, कचरा नहीं भरे। ठीक है, छोटी छोटी नालियां निकल करके मुख्य नाली में मिल जाती थी और मुख्य नालियों को ढक दिया कर रखा जाता था। यानी कहने का मतलब क्या है, जो छोटी छोटी नालियां थी वो मतलब क्या मेन नाली में मिलती थी या नाली में मिलती थी, और उन नालियों को ढक कर रखा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बच्चे देखिए यहाँ पे फोटो हम लोग देखकर समझ भी गए होंगे, आगे बात करते हैं इसके। अब इसके बारे में बात करते हैं, तीसरा जो नगर नियोजन की विशेषता थी, याद रखना है, वो था बच्चों हमारा यहाँ पे विशाल स्नानागार। यही विशाल स्नानागार जिससे आप बार बार पूछते हो, बच्चे बहुत बार पूछते हैं सारे डाउट, विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार यानी विशाल स्विमिंग पूल। याद रखेंगे बच्चे, जो ये विशाल स्नानागार था ना, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था और एक सार्वजनिक स्थल था। सार्वजनिक स्थल मतलब हर कोई इसमें नहा सकता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये जो था विशेष तौर पे किसी पूजा पाठ के दिन या अनुष्ठान के दिन इसमें लोग नहाते थे, खुशी खुशी लोग मिलजुल कर नहाते थे। इसमें एक चित्र की तरह एआई का ये चित्र है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे समझाया गया है आपको। ठीक है, और ये स्विमिंग पूल है बच्चों, इसमें उतरने और चढ़ने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां होती थी। ठीक है, और इसमें जो नालियां भी होती थी बाबू, गंदे पानी को निकालने के लिए भी होता था। यहाँ पे एक सीढ़ी आप जो देख रहे हो यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए। ठीक है, तो बात करें इसके बारे में, यह विशाल स्नानागार 29 फीट या फुट लंबा है। अगर बात किया जाए तो 11 मीटर 11.88 मीटर। ठीक है, इसका क्या है, लंबाई है। चौड़ाई 23 फुट या बाबू इसको 7.01 मीटर भी आप कह सकते हो, और गहराई जो है 8 फुट यानी 2.44 मीटर कह सकते हो। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ियां बनी हुई थी, उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी दोनों तरफ से, उत्तर और दक्षिण के क्रम में। संभवतः इसका विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था, यानी कभी भी कोई त्योहार आ जाए पूजा पाठ से संबंधित, ठीक है, तो उस समय में ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। बीच में ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन जैसा जानकारी मिल रहा है वैसा बताया जा रहा है। इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने होते थे ताकि कोई देख नहीं ले नहाते समय, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, यह विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया गया है और इसे जॉन मार्शल ने बताया था। ये विश्व का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल में नहाते थे। सोचने वाली बात है। आज भी आप ग्रामीण इलाकों में जाएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, शहरों में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, और वही मिलता है तो वो पैसे पे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बच्चों, ये आपने फोटो देख लिया विशाल स्नानागार का। अब बात करते हैं विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या होता है, अनाज घर, जहां पे अनाज रखे जाते थे, ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, ये भी एक विशेषता है खास इसका। यह अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। और इस अन्नागार की लंबाई देखो बच्चों 45.72 मीटर और चौड़ाई देखा जाए तो 22.86 मीटर है। और बच्चे इसका उपयोग अन्न रखने के लिए किया जाता था। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ना, बाबू इसका और इसका गुणा निकालो, क्षेत्रफल निकालो और इसका निकालो, आप पाओगे कि इसका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बाबू सोचो, अब जो लंबाई है 45 मीटर है, इधर 11 मीटर है, चौड़ाई 22 मीटर है, इधर कितना है बच्चों 7.01 है। तो देखा जाए तो बड़ा कौन है, यही ना होगा। तो सबसे बड़ा जो इमारत या कह सकते हो जो चीजें पाई गई है वो अन्नागार ही था। ठीक है, इसे याद रख सकते हो आप। और अन्नागार में बच्चों 12 कोठरियां थी, रूम्स थे जिसमें अनाज रखे जाते थे। ठीक है, याद रखना है नॉर्मल तौर पे एक कतार में, या ऐसे भी आप बता सकते हो नॉर्मल तौर पे, कई बार 6-6 कतार भी देता है, तो आप टोटल 12 कह सकते हो। ठीक है, कोठरियां थी। चलिए आगे इसके बात करते हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की बहुत सारी जानकारियां मिलती है आपको। ठीक है, जैसे कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, व्यापार के बारे में, है ना, और भी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। पशुपालन के बारे में भी जानकारियां मिलती है। तो एक एक करके बारे में सबके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा से कृषि के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो हड़प्पा से कृषि जो है बहुत पुराना तौर पे माना जाता है। यहाँ के लोग जौ गेहूं उगाते थे। ठीक है, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक मूल आधार था। यानी क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था। तो उस कंडीशन में जो आपको आंसर लगाना है बच्चों, उस कंडीशन में आपको जो आंसर लगाना है, उस कंडीशन में जो आपको आंसर लगाना है बच्चों, उस कंडीशन में आपको आंसर लगाना है आप सभी को। उस कंडीशन में जो आपको आंसर लगाना है, उस कंडीशन में जब आप उसको आंसर क्या लगाना है आपको याद रखिएगा, कृषि। लेकिन पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति अर्थव्यवस्था किस पे टिका था, तो व्यापार लगाना है उस कंडीशन में। ठीक है, अब ध्यान देना है। फिर क्या हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है।
खेतों की उर्वरता का कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं होती थी, यानी खेतों की जो उर्वरता थी यहाँ की काफी बेहतर थी। यहाँ के मिट्टी बहुत अच्छे थे, सिंधु नदी किनारे और भी नदियों के कारण। ठीक है, अनाज रखने के लिए गृह भंडार बनाए गए थे। यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती थी, और कपास की खेती मैंने आपको बताया था सबसे पहले कहाँ की गई थी, इधर आपके मोहनजोदड़ो में ही की गई थी। ठीक है, इधर इधर मतलब हड़प्पा सभ्यता की तरफ। एंड बात करें जिससे यहाँ के लोग कपड़ा बना सके और इससे व्यापार भी कर सकते थे। और यहाँ के लोग बाबू क्या करते थे, कपड़ा भी पहनते थे सूती वस्त्र के, कपास के, और उसे बेचते भी थे, व्यापार भी करते थे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, पशुपालन के लिए, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, यानी बच्चों यहाँ के लोग जो थे क्या क्या पालते थे जानवरों के तौर पे। तो देखा जाए बच्चों, यहाँ के लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपालन कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये जानवर को जो है पालते थे, कौन से जानवरों को, ध्यान देना, बैल को, भेड़ को, कुत्ता को, हाथी को, सुअर को, गधा को, ऊंट को, और इन सभी जानवरों को पालते थे और पालतू जानवर बनाए थे इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए जो कि आपको समझाने के लिए बेहतर रहेगा ये चित्र। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कैसे लोग कृषि कर रहे हैं, हल का इस्तेमाल करके कृषि कर रहे हैं यहाँ के लोग। ठीक है, ये यहाँ के इस समय कह सकते हो नदियां हैं, नाले कह सकते हो इस समय के। ठीक है, ये गेहूं, ये नया चित्र लिया गया है, उस समय जानवरों के ये चित्र लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं बच्चों। अभी मैंने बताया व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कृषि पशुपालन उद्योग के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार तथा वाणिज्य में भी रुचि रखते थे। व्यापार और वाणिज्य मतलब कमाना, पैसे धंधे करना, या कुछ भी कमा के अपना गुजारा करना। ठीक है, यहाँ के लोग बच्चे याद रखना है, हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के लोग जो थे व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध थे ये इलाके। यहाँ के लोग बाबू हड़प्पा जाएंगे या तो मोहनजोदड़ो जाएंगे व्यापार करने के लिए। ठीक है, इनका व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पे होता था या माध्यम से होता था, साथ ही साथ अन्य जगहों से व्यापार होता था, जैसे भी बात करते हैं। देखिए, ये जो लोग थे बाबू ना, हड़प्पा के लोग, ये काफी बुद्धिमान थे। यहाँ के लोग बच्चे जो थे कृषि करते थे भी, उद्योग भी धंधे करते थे। ये जो लोग थे बाबू याद रखिएगा, ये जो लोग थे कोई भी चीज अगर लेना था या खरीदना था, देना था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होगा कि एक हाथे फोन दीजिए और एक हाथे क्या दीजिए, दूसरा सामान दीजिए। ठीक है, लीजिए दीजिए, यानी अगर आटा दे रहे हो तो आप मुझे उससे क्या दे दो, सोना दे दो। अगर आप चावल दे रहे हो तो मुझे क्या दे दो, पत्थर दे दो। ठीक है, ऐसा कुछ है ही था। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ के जो लोग थे बच्चों, याद रखना है आप सभी को, यहाँ के जो लोग थे सोना जो मंगाते थे या आयात करते थे, निर्यात करते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे। याद रख सकते हो, फारस से, दक्षिण भारत, जिसे आप केजीएफ फिल्म सुने हो नाम, कर्नाटक में पड़ता है ये, वहां से ये मंगाते थे, केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड। ठीक है, एंड चांदी ये लोग ईरान से, अफगानिस्तान से, दोनों से मंगाते थे ये लोग। एंड इसके बाद बात करें तांबा बलूचिस्तान और खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान से लोग मंगाते थे। खेतड़ी वाला कई बार आपके एग्जाम में क्लास 12 में पूछ चुका है, इसे याद रखेंगे। सीसा ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सेलखड़ी, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिसकी लिपियां बनी हुई करती थी यहाँ की। ठीक है, और ये याद रखना है बलूचिस्तान और राजस्थान से लोग प्राप्त करते थे। सुलेमानी पत्थर बच्चों, ये सुलेमान एक तीर्थर पहाड़िया वहां से पाया जाता था, सौराष्ट्र और पश्चिम भारत की तरफ। नीलमणि महाराष्ट्र की तरफ बच्चों ये पाया जाता था। ठीक है, और शंख जो थे आप लोग जानते ही हो, ये सभी बच्चों वहां से पाए जाते थे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के लोग बाबू अपने उद्योग धंधे को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और बाजार में उसे बेच रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु। देखिए नीलमणि यही है। इसके लिए एक फिल्म आप देख सकते हो, मोहनजोदड़ो, उस फिल्म में इसको बहुत बेहतर तरीके से दिखाया गया है, ऋतिक रोशन साहब का है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। अब हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बच्चों, याद रखिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानते थे, इसलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों, आगे सुनिएगा ध्यान से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बच्चों, याद रखना है, यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लिपि के बारे में कुछ जानकारी दिया। लिपि क्या होता है, किसी भी चीज को लिख देना लिपि कहलाता है। ठीक है, या किसी भी चित्र को बनाना लिपि कहलाता है। ध्यान देना है बच्चों, सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि बनाया था। भाव चित्रात्मक मतलब अगर इस चित्र को आप देखिएगा, इस चित्र को, तो कुछ आपको भाव आ रहा है, कुछ कुछ मछली जैसे डिजाइन बना दिए गए यहाँ पे। ठीक है, मछली जैसे डिजाइन बना दिए गए, कुछ भी बना दिया गया है, तो इससे भाव आता है, हमारे विचार आते हैं। ठीक है, इसी को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। और इनकी संख्याएं बच्चों 375 से लेकर के 400 बताया जाता है हड़प्पा की लिपियों का, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से, ठीक है,
बाएं से दाएं लिखे जाते थे, बाएं से दाएं लिखे जाते थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हड़प्पा की लिपियां है। जियो सेल किस पदार्थ से बनते थे? सेल खड़ी से बनते थे, सेल खड़ी नामक पत्थर से। ठीक है, ये याद रखना है। और ये कहां से किधर से किधर? तो सॉरी दाएं से बाएं लिखी थी, सॉरी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से ये बाएं लिखी जाती थी, सॉरी इसके लिए दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाहन, वाहन के बारे में बात कर लिया जाए बच्चों, वाहन के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वाहन का भी इस्तेमाल करते थे। वाहन के तौर पे देखा जाए क्या, वाहन के तौर पे क्या इस्तेमाल करते थे बाबू? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के लोग हड़प्पा के खिलौने का भी साक्ष्य मिल रहा है। वहां के लोग बाबू हो सकता है इसका इस्तेमाल सामान को ढोने में करते हो, या बच्चे खेलते हो तो इसको बना दिया गया हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे ऐसा मिला है तो कहीं ना कहीं लोग इसको बैलगाड़ी के तौर पे इस्तेमाल करते ही होंगे। ठीक है, और बात करते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बच्चों सिंचाई के लिए बहुत सारी चीजों को अपनाते थे, जैसे नहर का इस्तेमाल करते थे, नहर का, कुओं का, जलाशय यानी झीलों का भी इस्तेमाल करते थे खेतों का सिंचाई करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन समझते हो? वहां के जो लोग थे समाज में क्या करते थे, कैसे महिलाएं रहती थी, वहां के पुरुष के बारे में क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था या थोड़ा इस वीडियो में पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था ना, मातृ सत्तात्मक था, ज्यादातर महिलाओं के समाज मिले, सामान मिले, वस्तुएं मिले, यह समाज था उनका। ठीक है, अब देखिए कैसे हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत तौर पे ध्यान देना है बच्चों, इकाई जो पाया गया है परिवार का ही था। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था, यानी इनका जो जीवन था काफी खुशी खुशी बीत रहा था बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, एक दिन विपत भी आएगा। ठीक है, उत्खनन के समय नारी मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है, यानी उत्खनन जो खुदाई हुआ, ठीक है, तो उससे ज्यादा पता चलता है कि नारियों का मूर्ति मिला है, इसलिए समाज का मातृ सत्तात्मक समाज का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, एंड याद रखना है हड़प्पावासी, ठीक है, समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे, यानी दोनों प्रकार के वो लोग भोजन करते थे, है ना। यहाँ की जो स्त्रियां थी बालों की जुड़ा बांधती थी, चोटी बांधती थी, है ना, और पुरुष लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे मूछ रखते थे। ठीक है, और इस सभ्यता के लोग जो थे आभूषण के शौकीन थे, शौक श्रृंगार करना, एकदम गले में माला पहन लेना, जैसे ये महिलाएं देख सकते हो आप पहन रखी हैं। तो यहाँ के जो महिलाएं थे या जो भी लोग थे उनको शौक श्रृंगार का बहुत शौक था। ठीक है, अपने मतलब सुंदरता को दिखाने के लिए। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया जैसे कंठहार, जैसे कुछ तरह के चीजों के ये हार पहनते थे, फूलों के, बीजों के या किसी भी प्रकार के ये पहनते थे, कड़ा पहनते थे, कड़ा, चूड़ी पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, इस तरह की चीजें पहनते थे वो लोग। ठीक है, एंड बच्चों आगे बात करते हैं, श्रृंगार की चीजों में ये बहुत आगे थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। हमने बताया था कि जो एक था जगह, ध्यान देना है बच्चों, मोहनजोदड़ो, इसमें काजल महिलाएं लगाती थी, काजल, ठीक है, और पाउडर लगाते थे। और यहाँ के लोग शीशे कंघे, बाल झाड़ते थे यहाँ के लोग बच्चों, ठीक है, बाल झाड़ते थे, एंड कंघी का भी इस्तेमाल करते थे, इसको मतलब हेयर को अच्छे से सजाने के लिए। ठीक है, और तांबे के दर्पण का प्रयोग करते थे, या कह सकते हो शीशा भी उस समय मिल जाया करता था, उस पर चिपका करके इसका इस्तेमाल भी वो लोग करते थे। एंड बच्चों याद रखना है लिपस्टिक का जो साक्ष्य मिला वो चनहुदड़ो से मिला गया है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने काफी अच्छे से बताया। ये कुछ हार है, ये आप देख सकते हो पुरुष है जिसका दाढ़ी बच्चों ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, दाढ़ी दिखाया गया है, ये दाढ़ी बाल से जाके मिलते थे उस समय के। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार। इसके बाद एक दो और पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दाह संस्कार मतलब क्या होता है? मरने के बाद इंसान को कैसे दफनाया जाता था, जलाया जाता था या गाड़ दिया जाता था, क्या किया जाता था, बात करेंगे वही हम लोग। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बच्चों याद रखिएगा, दाह संस्कार के लिए तीन गो तरीका अपनाते, तीन प्रकार से दाह संस्कार करते थे। यानी कोई लोग मर गया तो उसके तीन प्रक्रिया थी, तीन तरीके होते थे, या तो दफनाएंगे, या तो गाड़ेंगे, या तो जिंदा छोड़ देंगे, मतलब मरने के बाद उसे जिंदा ऐसे छोड़ देंगे। ध्यान देना क्या क्या। पहला था समाधि प्रथा, समाधि प्रणाली। इसमें क्या होता था, ध्यान देना है बच्चों, 100 को गड्ढा खोदा जाएगा, यानी कोई लाश से उसके लिए गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी रख दिया जाएगा। ठीक है, और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता था। ठीक है,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति मर गया, उसके शरीर को सुला दिया जाता था खड़ा टेढ़ा मेढ़ा, और उसके मिट्टी से ढक दिया जाता था, इसे पूर्ण समाधि कहा जाएगा। ठीक है। एंड बच्चे इसके साथ साथ ये जो लोग मरते थे ना मोहनजोदड़ो में, ये इलाके जो थे, लोथल थे, या जो भी है हड़प्पा हो गया, वैसे जगहों पे बच्चों मरने के बाद लोग के मिट्टी के बर्तन रख देते थे, ऊपर जाएंगे तो खाएंगे, वो गहने पहनेंगे, गहने के शौकीन थे वो लोग, और भी वस्तुएं रख दी जाती थी। जैसे आज के समय भी हमारे समाज में सोना होगा तो लोग उससे निकाल लेंगे, चांदी होगा तो भी निकाल लेंगे, लेकिन लोटा होगा, मटका होगा, स्टील का होगा, उसे रख देंगे लोग, क्योंकि लोग जानते हैं जो कीमती है उसे नहीं जलाएंगे या उसे ऊपर नहीं देंगे उनके पास भेजने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिखाया जा रहा है कि मिट्टी के ऊपर बाबू यहाँ पे एक गुरु जी बैठे हैं, यहाँ मरने के परान इनको बाबू समाधि दे दिया गया है, पूर्ण समाधि, मिट्टी के ऊपर ढक दिया गया इनको। ठीक है, या इसको भू समाधि भी कह सकते हो। दूसरा होता है प्रकार बच्चों दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है? जब लाश को जला दिया जाता है, मतलब उसको सीधा जला दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र में देख रहे हो, इसमें जो है आपको लाश को देखो क्या किया जा रहा है बच्चों, जला दिया गया है। ठीक है, इस लाश को जला दिया गया, जो आप देख रहे हो बच्चे यहाँ पे लाश को क्या किया गया, जला दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। और अस्थियों को, यानी जो हड्डियां होता है जलने के बाद जो उनके जो भी राख होते हैं, उनको बच्चों क्या एक बर्तन या गड्ढे में दबा दिया जाता है। ये कई जगह मैंने देखा है, कई फिल्मों में आप लोगों ने भी देखा है, उसे क्या कहता है, गंगा नदी या कोई भी नदियों में बहवा दिया जाता है। ठीक है, यह प्रथा अपेक्षाकृत कम पाई गई है, परंतु कुछ स्थल जैसे लोथल, कालीबंगा में इसके प्रमाण मिलते हैं। ज्यादातर जो प्रचलन था बच्चों ना यही था समाधि प्रथा। ठीक है, आंशिक दाह मतलब आधा जलाया जाएगा या आधा उसका काम किया जाएगा। ध्यान देना कैसे, अगर लाश कोई है, कोई मर गया, कोई इंसान है, 100 मतलब लाश होता है मरा हुआ इंसान का शरीर का बॉडी, अगर वो मर गया है तो मरने के बाद उसके शरीर को पहले प्राकृतिक में छोड़ दिया जाएगा, खुले छोड़ दिया जाएगा, रास्ते जमीन कहीं भी कुत्ता बिलाई सियार चील कोई भी आके खाए उसको, और बचे हुए शरीर को बाबू याद रखना है, बचे हुए शरीर को, ठीक है, या उसके बचे हुए राख जगह को, उसको क्या किया जाएगा बच्चों, एक मतलब कह सकते हो आप, जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, इसमें से कोई काम किया जाता था। ठीक है, या उसके शरीर को जो बच जाता था ना उसी को दफना दिया जाता था, आप कह सकते हो। ठीक है, इतना आप समझाओ, दफना जाता था गड्ढे में, इसी को बच्चों आंशिक दाह कहा जाता था। ठीक है, और हड़प्पा के R37 कब्रिस्तान से इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे 57 आपके अवशेष मिले हैं, स्केलेटन मिला है, कंकाल मिला है इस तरह के, लेकिन उसमें से बाबू आपके 20 जो थे गल गए थे, इसलिए इसका नाम R37 पड़ा था। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन समझते हो, वहां के लोग धर्म मानते थे कि नहीं भाई, वही चीजों की हम लोग बात करते हैं। तो धर्म के लिए बहुत ज्यादा मतभेद है बाबू। ठीक है, मतभेद है, मतलब वो इतिहासकारों ने इसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया, मिला नहीं, जो मिला वो बता दिया। ध्यान देना है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उत्खनन से हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन वहां पे था, क्योंकि कुछ प्रमाण मिलते हैं। ध्यान देना है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, इससे हम कह सकते हैं कि वहां पे मातृ देवी की पूजा की जाती होगी, यानी महिलाएं थी या वहां की मैया थी, देवी थी, जो मिट्टी था, या उन लोगों की पूजा की जाती थी, जैसे आज के समय में दुर्गा माता, काली माँ, चंडी माता, गौरी, इन लोगों को नाम से जाना जा सकता है ना। एंड इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, कालीबंगा और लोथल से ईंटों की वेदी मिली है, जो बाबू क्या बता, अग्नि पूजा का साक्ष्य है, अग्नि पूजा का साक्ष्य यानी अग्निकुंड, ये सारे चीजों का वहां पे प्रमाण मिला है। और कालीबंगा से ही हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक जीवन में क्या क्या चीजें मिला मैं आपको बताऊं। ये यहाँ के जो लोग थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, धर्म से चीजें जैसे भूत प्रेत हो गया, इसमें विश्वास करते थे, नाग पूजा में विश्वास रखते थे यहाँ के लोग, अग्नि पूजा में, मातृ देवी की पूजा, सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा, पशुपति की पूजा, पशुपति का मतलब भगवान शिव, जैसे आप देख रहे हो भगवान शिव, इनको भगवान शिव माना गया है ना। लिंग और योनि की पूजा, मातृ देवी की पूजा, मूर्ति की पूजा, धार्मिक स्नान, समझ रहे हो ना, ये सारे परंपराएं यहाँ के लोग मानते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे धार्मिक चीजें का जानकारी मिलता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे मातृ देवी की ये मूर्ति है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे बच्चों, हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, लास्ट तौर पे मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बता देता हूं बच्चों, ध्यान दे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आपको बता देता हूं यहाँ पे जानकारी वो। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो
पतन के जो कारण है, बर्बादी के जो कारण है, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए बच्चों अपना, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझेंगे। ध्यान देना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता, कई लोग बताते बाढ़ से मर गया, कई लोग बताते महामारी आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, कई लोग बताते तूफान आ गया, कई लोग बताते बाढ़ आ गया, तो बहुत सारे तरीका बताते, मलेरिया बताते, बहुत सारे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारा विवाद है बच्चों अभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी पता नहीं चल पाया पूरी तरह से, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ आई, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन यह सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाढ़ आने से इतना बड़ा नगर कैसे समाप्त हो सकता है भाई? ठीक है, फिर से वैज्ञानिक का कहना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आर्य लोग आए और वहां पूरा धन लूट कर ले गए और साथ ही साथ उसे मार दिया। आर्य लोग जो कि वैदिक सभ्यता है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आप सुन लीजिए, यहाँ पे जैसे भूकंप का कुछ लोग बताते हैं, जैसे कौन कौन क्या बताता है, देखिए गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर साहब जो हैं, ये क्या बताते हैं, आर्यों के आक्रमण के बारे में बताते हैं। आर्यों के आक्रमण की वजह से ही ये समाप्त हो गया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस राव जो है बताते क्या, बाढ़, यही बाढ़ माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमाणिक तौर माना गया ना, या उस फिल्म में मोहनजोदड़ो में दिखाया गया, बाढ़ का ही प्रमुख कारण दिखाया गया है। और ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन मानते हैं कि अचानक बहुत बड़ा कह सकते हो आप परिवर्तन हुआ, जलवायु में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, तापमान बढ़ गया, जिससे लोग भूखे प्यासे मर गए। एम आर साहनी के द्वारा भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन बताया जाता है कि भूमि में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, वहां पे जल बहुत अधिक मात्रा में हो गया, और भी बहुत सारे कारण बताया जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता थी कि कुछ विदेशी लोग आए, मार पीट के उन्हें भाग गए, ठीक है। और KUR कैनेडी साहब के द्वारा बताया गया प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया और महामारी। आशा करूंगा बच्चों की आपको सारी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। ओके, सी यू टुमारो बच्चों।